अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं इकोनॉमी मैटर्स और मैं हूं शाहजेब अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान में माली वसाइल की तकसीम का निज़ाम तब्दील करने की ज़रूरत। वर्ल्ड बैंक का वफाक और सूबों में मुनसिफाना तकसीम पर इत्तफाक राय पैदा करने पर जोर। कंट्री डायरेक्टर के बयान के मुताबिक वफाकी हुकूमत को गैर ज़रूरी अखराजात कम करना होंगे। रवा माली साल के दौरान तरक्याती फंड्स की फराहमी मालियाती गुंजाइश से मशरूत कर दी गई। तरक्याती फंड 4 छमाही एक साथ में जारी होंगे। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। टैरिफ में फ़र्क की रकम की अदायगी का तनाज़ा उगरा ने बुध को तेल कंपनियों को बुला लिया। कायम मकाम चेयरमैन के मुताबिक जुलाई का टाइम फ्रेम देंगे। जाली क्लेम्स वालों को अदायगी नहीं होगी। कंपनियां अपनी सेल का रिकॉर्ड दें। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल के मुताबिक पैसे ना मिलें तो अक्टूबर नवंबर में स्टोरेज मुतासर होगी। और ओपेक प्लस के पैदावार बढ़ाने के बाद खाम तेल की कीमतों में मजीद 1% तक कमी। अमरीकी WTI 68, बरतानवी ब्रेंट क्रूड की $71 फी बैरल में ट्रेडिंग। अब जरा गोल्ड मार्केट को देख लेते हैं। मुल्क में सोने की कीमत में कमी हुई है। फी तोला 2400 रुपये सस्ता हुआ है। कीमत 4,37,436 रुपये पर आ गई है। 10 ग्राम के हवाले से बताएं, इसकी कीमत में 2000 रुपये कमी रिकॉर्ड की गई। इंटरनेशनल मार्केट में सोना $24 फी ओन सस्ता हुआ, जिसके बाद इसकी कीमत $4150 पर आ गई है। आज के मौजू की तरफ आते हैं। आज के प्रोग्राम में जिक्र करेंगे ऑटो पॉलिसी का। ऑटो सेक्टर के ऑटो पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। बजट में किए गए इक़दामात पर तशवीश का इजहार किया गया, जिसके बाद ऑटो पॉलिसी की मंजूरी को मौख़र कर दिया गया है। वज़ारत तिजारत ने टैरिफ पॉलिसी बोर्ड के शेड्यूल इजलास को मुलतवी कर दिया। दूसरी जानिब बजट में दरामदी गाड़ियों और पुर्जों पर ड्यूटी की शरह को कम कर दिया गया है। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड एसेसरीज मैन्युफैक्चरर्स पापम के मुताबिक मुजवज़ा ऑटो पॉलिसी से मुल्क की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंच सकता है। दरामदी गाड़ियों और ऑटो पार्ट्स पर टैरिफ में नुमाया कमी कर दी गई है, जो मुल्क की ऑटो इंडस्ट्री के लिए नुकसानदेह है। इससे मुल्क का कार असेंबलर स्टेटस बरकरार रहेगा और इंडस्ट्री ऑटो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं बढ़ पाएगी। बड़ी कंपनियां पार्ट्स दरामद करने पर जोर देंगी, जिससे लोकल पार्ट्स की तरफ इंटरेस्ट कम होगा। इससे मुल्क में पार्ट्स तैयार करने वाले 1200 वेंडर्स को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे खदशे जाहिर किए जा रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब यह भी हकीकत है कि मुल्क में मैन्युफैक्चर की जाने वाली गाड़ियों की क्वालिटी बहुत नाकस है। फीचर्स बहुत कम हैं, जबकि कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत हाई हैं। कायमा कमेटियों के अरकान ने भी इस पर तशवीश का इजहार किया है। मकामी गाड़ियों का मयार ना बढ़ने पर सवालात भी उठाए गए हैं। दूसरी जानिब हम बजट में किए गए इक़दामात का जायजा लें तो टैरिफ रैशनलाइजेशन के तहत दरामदी चीज़ों पर ड्यूटी की शरह को कम किया गया है, जिससे खजाने को भी नुकसान होगा। दरामदी गाड़ियों और पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी घटाने से 35 अरब रुपए कम मिलेंगे। एडिशनल कस्टम ड्यूटी खत्म और शरह कम करने से रेवेन्यू में 47 अरब रुपए का नुकसान होगा और इसके साथ साथ रेगुलेटरी ड्यूटी की शरह भी कम करने से भी 65 अरब रुपए रेवेन्यू कम मिलेगा। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड एसेसरीज मैन्युफैक्चरर्स के साबिक चेयरमैन अब्दुल रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे इसी पर बात करने के लिए, जबकि ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन HM शहजाद साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और ऑटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट मशहूद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन उससे पहले आपको ज़हीर अली खान की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नई कौमी ऑटो पॉलिसी में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मकामी सनत के फरोग और बरामदात के लिए माली वसाइल पैदा करने की खातिर 2001 से 3000 सीसी गाड़ियों पर 10%, जबकि इससे बड़ी लग्जरी गाड़ियों पर 19.5% मोहलियाती लेवी आयद करने की तजवीज दी गई है। पॉलिसी के मुताबिक इस मद में हासिल होने वाली आमदन माहौल दोस्त गाड़ियों की मकामी तैयारी पर खर्च की जाएगी। मुजवजा पॉलिसी में बैटरी इलेक्ट्रिक, प्लग इन हाइब्रिड और रेंज एक्सटेंडेड इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तरजीह देते हुए आसान फाइनेंसिंग, बैटरी स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बैटरी बतौर सोर्स जैसे मॉडल्स मुतारफ कराने की तजवीज दी गई है। जबकि दरामदी रियायतों को मकामी पैदावार और लोकलाइजेशन से मशरूत करने और हाइब्रिड गाड़ियों को नई एनर्जी व्हीकल्स के जुमरे से बाहर रखने की सिफारिश भी शामिल है। बजट में ऑटो सेक्टर को दी जाने वाली टैरिफ में कमी से छोटी गाड़ियां सस्ती जबकि बड़ी महंगी हो सकती हैं। हुकूमत ने मकामी सनत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरामदी गाड़ियों की डंपिंग रोकने, मुकम्मल तैयार गाड़ियों पर 40 से 75% टैरिफ बरकरार रखने, कम कीमत जाहिर करके ड्यूटी चोरी की हौसला शिकनी, सिर्फ हकीकी मैन्युफैक्चरर्स को रियायती सहूलतें देने, मकामी पुर्जा साजी की हौसला अफजाई और आलमी मयार के ऑटो टेस्टिंग और सेफ्टी इंतजाम के क़याम का मनसूबा भी पॉलिसी में शामिल किया है। 1 जुलाई से 2000 से 3000 सीसी दरामदी गाड़ियों पर 86% और 3000 से बड़ी गाड़ियों पर 92% ड्यूटी नाफिज हो चुकी है। पॉलिसी दस्तावेज के मुताबिक नई ऑटो पॉलिसी का मकसद इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मकामी तैयारी, दरामदी निसार में कमी, मकामी सनत का तहफ़्फ़ुज़ और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के फ़रोग के लिए ऑटो सेक्टर को ज्यादा मुसाबकती बनाना है। ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद।
इसी पर बात करने के लिए सबसे पहले ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन एचएम शहजाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आगाज़ मैं आपसे करूंगा शहजाद साहब, ऑटो पॉलिसी की मंजूरी को अब हम जो रिसेंटली देख रहे हैं वो मौखर कर दिया गया है और वजारत तिजारत ने हफ्ते को जो टैरिफ पॉलिसी बोर्ड का इजलास है वो बुलाया था, जो अब मुलतवी हो गया है। एक तो ये ऑटो पॉलिसी की मंजूरी को मौखर करने की वजह क्या सामने आ रही है, सबसे पहले आप ये शेयर कर सकते हैं? देखिए, इसमें बहुत सारी वजूहत हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स जो क्रिएट की है वो लोकल असेंबलरों ने की है और ज़ाहिर उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। तो अब देखते हैं कि आया अब मीटिंग में क्या होता है। लेकिन जहाँ आपने ये कहा कि जी इंपोर्टेड गाड़ियों की ड्यूटीज़ और टैक्सेस बहुत ज़्यादा कम किए गए हैं, तो यहाँ मैं थोड़ा सा वजाहत कर दूँ कि 650 सीसी से लेके 1300 सीसी तक की जो भी गाड़ियाँ हैं, क्योंकि उनकी डॉलर ड्यूटी फिक्स है, क्योंकि ये गाड़ियाँ आई हुई हैं अभी टीआर बैगेज गिफ्ट के तहत, और वो पिछले 4 माह पहले गाड़ियाँ आ चुकी थी और वो गवर्नमेंट ने लास्ट, आपको पता होगा कि 25-26 की पॉलिसी में बैगेज के ऊपर बैन लगा दिया था, लेकिन उसके बाद कुछ शिपमेंट लेट पहुँचे थे तो वो गाड़ियाँ आ गई थी। जो छोटी गाड़ियाँ हैं उसमें तो कोई कभी पेशगी नहीं है। 650 सीसी की जो गाड़ी है उसमें $4800 फिक्स है, 1000 सीसी पे $6000, और 1300 सीसी की जो गाड़ी है उसके ऊपर जो है वो $13200 फिक्स है। लिहाजा उस पर ना तो आरडी काम आएगी, ना परसेंटेज वाइज आप समझ लें कि कोई कस्टम ड्यूटी उस पर कोई कम होगी। तो ये जो छोटी गाड़ियाँ हैं, क्योंकि मेजोरिटी जो गाड़ियाँ आई हैं 2024-2025 में बैगेज के अंदर वो 40,000 गाड़ियाँ आई थी, और समझदार पार पाकिस्तानियों ने इन 40,000 गाड़ियों की ड्यूटीज और टैक्सेस की मद में डॉलर में $850 मिलियन 24-25 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दिए थे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त ये कहकर कि जी क्योंकि हम कमर्शियल इंपोर्ट अलाउ कर रहे हैं तो लिहाजा जो है वो बैगेज अगर बंद हो जाता है तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ मैं ये बात भी आपको बताता चलूँ कि आज 1 साल हो गया, पिछले साल ये स्कीम अनाउंस हुई थी। अच्छा, कमर्शियल शहजाद साहब जरा इसको अगर हम समझ सकें, अगर हम इसको जरा समझ सकें कि 1300 सीसी गाड़ियों पर कस्टम ड्यूटी तकरीबन 20% कम की गई, जो भी हम देख रहे हैं। फिर जो आरडी है यानी कि रेगुलेटरी ड्यूटी है उसको भी कम किया गया है। लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं जो लार्ज इंजन व्हीकल्स हैं उसको अगर खास तौर पर देखा जाए तो स्पेशल एक्साइज ड्यूटी उसमें 86 से 92% बढ़ाई गई है। तो एक तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इसको बैलेंस किया गया। सेकेंडली आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो छोटी गाड़ियां हैं 1300 सीसी तक जो गाड़ियां हैं वो हम ये कह सकते हैं कि उसकी कीमतें फिर कम होंगी? नहीं, हमारे यहाँ तो जो देखें, पहले तो इंपोर्टेड गाड़ी को आप समझ लें कि पाकिस्तान में 2 तरीके की, एक लास्ट ईयर कमर्शियल इंपोर्ट अलाउ किया है जिसमें आज 1 साल हो गया एक गाड़ी भी इंपोर्ट नहीं हुई, और जो टीआर बैगेज गिफ्ट आ रहा था उसमें भी बैगेज को बंद करके सिर्फ गिफ्ट और टीआर के ऊपर जो ट्रांसफर रेजिडेंस है उस पर वो गाड़ियां मतलब अलाउ की गई हैं। तो उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि 650 से लेकर 1300 सीसी तक कोई ड्यूटी टैक्सेस कम नहीं है, इसलिए कि उसमें डॉलर ड्यूटी फिक्स है। हाँ, 1301 से लेके 1800 सीसी तक गवर्नमेंट ने ड्यूटीज और टैक्सेस कम किए हैं, उसमें जरूर कमी आई है। लेकिन अगर आप 2000 सीसी से लेके 3000 सीसी तक अगर हम चले जाएं तो वो जो ड्यूटी 370 थी उसको 430% कर दिया है, और जो 3000 सीसी के ऊपर 406% थी वो 470 कर दी गई है। अगर इसी तरह हम डबल केबिन को देखें, 182% थी वो 307% कर दी गई है, और इसी तरह डबल केबिन जो 3000 सीसी से ऊपर है वो 182% थी, उसे भी 318% कर दिया गया है। अच्छा, इसकी वजूहत है कि ये जो बड़ी गाड़ियों के ऊपर इन्होंने 86% फेडरल एक्साइज ड्यूटी और प्लस एक्साइज स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और 92% वो भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी जो नाफिज की गई है, तो उसके पीछे बड़ी गाड़ियों को पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ देना है। तो अगर वो बड़ी गाड़ियों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, लेकिन देखें, एक कानून होना चाहिए, 2 कानून नहीं होना चाहिए। जबकि पाकिस्तान में जितनी गाड़ियां असम्बल्ड हो रही हैं उस पर सिर्फ एफएटी 10% है। तो पहले भी ये लोग एंजॉय कर रहे थे। पहले जो वो 3 थे, बिग्स, टोयोटा, होंडा, सुजुकी,
वो पिछले 40 साल से एंजॉय कर रहे थे। अब क्योंकि कुछ कोरियंस और वैसे तो चाइनीज आ शहजाद गए साहब, मैं आपको यहाँ पर तो जरा आप वो इंटरप्ट भी- करूंगा। एक तो हमें अभी तक इस बजट के बाद ये समझ नहीं आ रही कि जीएसटी कितना होगा। अब तक कुछ इस पे मेरे सामने कुछ चीज़ें नहीं आई हैं, अगर आप शेयर कर सकें। सेकेंडली, हम 2016 से लेके 21 तक और 21 से लेके 26 तक एक कंप्रिहेंसिव ऑटो पॉलिसी देखते हैं, लेकिन 26 से ऑनवर्ड्स हमें अभी तक कोई ऑटो इंडस्ट्री की ऑटो पॉलिसी हमें दिखाई नहीं दे रही है। ज़रा सबसे पहले अगर आप ये शेयर कर सकें, इस वक्त हुकूमत की तरजीहात क्या हैं ऑटो सेक्टर को लेकर, ऑटो इंडस्ट्री को लेकर, क्या सोचा जा रहा है, क्या प्लान किया जा रहा है कि आने वाले सालों में किस तरह की हमारी ऑटो इंडस्ट्री की या ऑटो पॉलिसी हमारी होगी? कुछ इस पे अभी तक कोई प्लान सामने आया? देखें, ये जो 5-5 साल की इससे पहले 3 ऑटो पॉलिसी आई हैं, वो अगर कोई पढ़े तो उसके अंदर लोकल असेंबलर्स को टारगेट दिया गया था कि ये आस्ता आस्ता जो है ना लोकलाइजेशन करें, मेड इन पाकिस्तान की तरफ जाएं। अच्छा, लोकलाइजेशन होगी तो गाड़ियों की कीमतें कम होंगी और उनकी जरूरत को पूरा करें, एक्सपोर्ट करें। पिछले 40-42 साल में तो इन्होंने ये नहीं किया। अच्छा, अब जो चाइनीज और कोरियंस आए हैं वो भी असेंबलर्स हैं। चले वो आए, एक अच्छी बात ये हो गई कि जो जापानीज जिन कीमतों में कारें दे रहे थे, अब ये चाइनीज और कोरियन उस प्राइस में आपको जो है जीपे दे रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल तो फिर उसी जगह खड़ा है कि चले ये कंपटीशन हो गया, अच्छी बात है, लेकिन ये सब मिलके भी आज पाकिस्तान में कोई छोटी गाड़ी नहीं बना रहे। जी जी जी, माँ सुबह एक सुजुकी अल्टो के, जो अल्टो है वो 36 लाख रुपए की गाड़ी है, और अगर यही गाड़ी हमारे पड़ोस के मुल्क में हम देख लें तो वो 3.25 लाख रुपीस की गाड़ी, अगर रुपया स्ट्रांग है तो वो 12 लाख मुल्क में बनते हैं। तो आप ये देखें कितना बड़ा फर्क है। तो हमें इस वक्त, पहले भी इस बात की जरूरत थी और आज भी इस बात की सख्त जरूरत है कि हम लोकलाइजेशन करेंगे, तभी जाके हम अपने मुल्क में सस्ती गाड़ियां बना पाएंगे। लोकलाइजेशन क्यों नहीं हो पा रही? अगर इसकी हम बुनियादी वजूहात को समझ सकें, इसमें मसाइल कहां पर हैं? देखिए, सबसे बड़ी मसाइल जो है इनकी नीयतों के ऊपर है, और खासकर पिछले 40-42 साल से जो टोयोटा, होंडा, सुजुकी, इनको अल्लाह ताला ने बड़ा मौका दिया लेकिन ये लोकलाइजेशन की तरफ नहीं गए। मैं आपको सुजुकी की मिसाल देता हूँ। 1981-82 में जब डिलीशन प्रोग्राम पर साइन हुआ था, उसकी स्पिरिट ये थी कि आइंदा 5 साल बाद ट्रांसफर टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में आएगी। 81 जी शहजाद साहब। शहजाद साहब से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और यही जानने की कोशिश करेंगे कि लोकलाइजेशन की तरफ जब हम जाने की बात करते हैं तो इसमें हुकूमत की पॉलिसी क्या है लोकलाइजेशन को लेकर। ज़ाहिर है कुछ शिकायत इस हवाले से सामने आती हैं, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। मशहूद खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मशहूद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, ऑटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं। मशहूद साहब, जब हम लोकलाइजेशन की बात कर रहे हैं और अभी शहजाद साहब से भी हम यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि सबसे बड़ी वजूहात क्या हैं कि हम लोकलाइजेशन की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, और इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि छोटी गाड़ियों की जगह इस वक्त चाइना बड़ी गाड़ियां उस कॉस्ट में प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो लोग हैं वो इन गाड़ियों की, बड़ी गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं। मशहूद साहब, अगर मुझे सुन सकते हैं तो प्लीज़ इस हवाले से बताइएगा कि लोकलाइजेशन में इस वक्त हमारे क्या मसाइल हैं। देखिए, जो अस्सलाम वालेकुम, सॉरी मैं ड्राइव कर रहा था इसलिए पहले मैं माजरत खाऊं। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इस वक्त पॉलिसी आ रही है, बजट में तो आपने चेंजेस देख ही लिए, मगर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री की पॉलिसी है ना, वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो लोकलाइजेशन से ज़्यादा इंपोर्ट बेस इकोनॉमी पे हम कर रहे हैं। हमने टैरिफ रिड्यूस कर दिए, सीपीयू के भी कर दिए। हमने ये देखा है कि जो टैरिफ प्रपोजल्स हैं उसमें आपकी इंपोर्टेड पार्ट्स जो हैं उसके टैरिफ कम है। जो लोकलाइज पार्ट्स हैं, पिछले इतने अरसे से अगर हम देख रहे हैं कि ये इतने लोकलाइज पार्ट्स हैं, 60 to 70% गाड़ी के लोकलाइज हुए हैं, उनको भी आप इंपोर्ट पे कर रहे हैं टैरिफ रिड्यूस। तो ये आई थिंक पॉलिसी अनक्लियर है और कॉन्फिडेंस इसमें शेक होगा उन OEMs का भी जो पाकिस्तान में पिछले 10 सालों में आए और उन्होंने असेंबली प्लांट लगाए। हाँ, कि हम उनके खिलाफ भी ये बात करते हैं कि वो लोग भी अभी तक असेंबली मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो रेल मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे। बिल्कुल, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा मशहूद साहब, लेकिन ये जो OEMs का आप जिक्र कर रहे हैं, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स कहलाते हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं, जब इनकी हम बात करते हैं तो वो क्यों हमारे पार्ट्स की तरफ नहीं जाते? ज़ाहिर है कुछ वजूहात तो हैं, या तो ये हमारे जो पार्ट्स हैं जो हम इस वक्त लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड के नहीं हैं, या फिर वो महंगे हैं। ये दो ही बातें हो सकती हैं।
नहीं, दोनों बातें इत्तेफाक से आपकी जो है ना, जो सही नहीं है। परसेप्शन है इन दोनों के अगेंस्ट है। एक तो ये सही। कि वो महंगे नहीं है, दूसरा ये कि क्वालिटी से, स्टैंडर्ड से बिलो है, ये भी नहीं हो सकता। इसकी वजूहत ये कि आपकी सिंसिरिटी क्या है। क्या पाकिस्तान ने वाकई लोकलाइजेशंस पे हमने इतनी मेहनत की है कि पाकिस्तान में लोकलाइजेशन करते हैं? पॉलिसी का क्या बाउंड थे, आकर पॉलिसी की बंदिश थी हमारे ऊपर कि हम लोकलाइजेशन करते ओईएम से? देखिए, पॉलिसी अगर ओपन होती है ना, क्लियर नहीं होती, तो उसमें एक फ्लो मिलता है, स्पेस मिलता है। वो स्पेस ये क्या, हम टैरिफ बेस्ड सिस्टम का हिस्सा है, हम टैरिफ पे कर देंगे और इंपोर्टेड चीज खरीद लेंगे, तो ये आसान रास्ता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन मुल्क की नीड्स है, उसमें आपकी एनर्जी लगती है। एक एनर्जी इंडस्ट्री का प्लांट लगना जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही हो, वहां पे आपकी हर चीज, लेबर से लेके आपके मशीनरीज, मटेरियल्स, मोल्ड्स, डाई, ये सब टेक्नोलॉजीज वाइज आपको अपग्रेड करने पड़ते हैं। तो ये एक बहुत पेन मशहूर साहब, एक्टिविटी है। जितनी क्या बात ये मैं आपकी लेना समझ रहा हूँ, चाहते हैं फिर अगर आप प्रॉब्लम जो है वो पेन लोकल एक्टिविटी मैन्युफैक्चरर्स की करना तरफ से है। चाहेंगे तो फिर जो प्रॉब्लम है वो लोकल मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से है ना फिर। ऑफ कोर्स आपकी नीयत किस तरह की है। देखिए ना, आपसे पहले जो लास्ट 10 साल में हमने देखा कि चाइनीज और कोरियंस ओईएम्स पाकिस्तान में आए, बेतहाशा आपको एसयूवी के मॉडल्स उन्होंने लॉन्च कर दिए, आपको दे दीजिए। क्या उनमें से किसी ने भी ये अपने पाकिस्तान में ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर पैदा किए कि यार ये नई कंपनी है जो नहीं बनाती, मैंने इसको ये पार्ट देके पाकिस्तान में एक सक्सेस स्टोरी बना दी? आप अगर इससे पहले चले जाएं, जो 3 ओईएम जो जापानीज हैं, उनके पास तो एग्जाम्पल है, उन्होंने कई एसएमईज मैन्युफैक्चरर्स पैदा किए हैं पाकिस्तान में। 60% वो कहते हैं कि लोकलाइजेशन भी हुए। हमने भी देखा है कई पार्ट्स पाकिस्तान में लोकलाइज उनके हुए, इंटीरियर के भी हुए, स्किन पार्ट्स भी हुए, प्लास्टिक पार्ट्स भी हुए। भाई, ये जो कोरियन और चाइनीज आए हैं लास्ट 10 साल में, इन्होंने कोई एसएमई पैदा किया है? मैं तो ये गवर्नमेंट की मीटिंग में भी मिनिस्ट्री से सामने से पूछा है, इनसे पूछे इन्होंने कितने एसएमईज पैदा किए। ये हर 6 महीने में एक नया मॉडल पाकिस्तान में लॉन्च कर देते हैं। उस लॉन्च का मुझे क्या फायदा हो रहा है, कंज्यूमर को क्या फायदा हो रहा है? 6-6 महीने में अगर आप मॉडल चेंज करेंगे तो कंज्यूमर उसके पार्ट्स, जो आफ्टर पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी, वो कहाँ लेगा? वो डीलरशिप्स आपको ऑफर ही नहीं करते, और अगर वो ऑफर करते हैं तो उस पार्ट्स की कॉस्ट भी देखे तो लाख सवा लाख रुपए का पार्ट मिलता है, 1.5 से 2 महीना उसको वेटिंग पे जाना पड़ता है। तो ये तो कंज्यूमर एंड में भी हम ये देखते हैं कि उनके लिए भी ये सूटमंद नहीं है। बिल्कुल सही है। हमें इस वक्त अब्दुल रहमान साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड एक्सेसरीज मैन्युफैक्चरर्स के साबिक चेयरमैन हैं। उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे, इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं, फिर डिस्कशन आगे। वेलकम बैक। अब्दुल रहमान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस हवाले से। अब्दुल रहमान साहब, बहुत शुक्रिया। अब्दुल रहमान साहब, जब हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, हुकूमत बार बार इसकी प्रमोशन की बात करती है, लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से जो कंप्लीट बिल्ट यूनिट्स हैं और ऑटो पार्ट्स हैं, उस पर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को कम किया गया है। इससे अब हम क्या कहें कि पाकिस्तान की जो ऑटो इंडस्ट्री है उसको कुछ नुकसान पहुंचेगा, जाहिर बात है, और आखिर क्या वजह है कि हम ऑटो इंडस्ट्री में लोकलाइजेशन की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं अभी तक? अस्सलाम वालेकुम। जी, आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। मैं पहले हिस्से का जवाब देता हूं आपको। देखें, एनॉमलीज इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं और हम समझते हैं कि इतनी सारी मिनिस्ट्रीज़ और इतने सारे मिनिस्टर्स की इन्वॉल्वमेंट कर दी गई है कि किसी को कुछ नहीं पता कि ऑटो में करना क्या है और उसके रिपरकशंस क्या हो रहे हैं डाउन द लाइन। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा कर दी गई है कि 850 सीसी से नीचे जो लोकल बनने वाली गाड़ी है उसके पुर्जे इंपोर्ट करने पे, यानी सीकेडी इंपोर्ट करने पे 30% ड्यूटी है, और बनी बनाई गाड़ी भी अगर 850 सीसी से नीचे 850 सीसी तक पाकिस्तान में आएगी तो उस पर भी 30% ड्यूटी कर दी गई है। अगर ये एनॉमली ठीक नहीं की गई तो पाकिस्तान में छोटी गाड़ी बनना बंद हो जाएगी। कोई किसी को ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान में, जहां काम करने में बेतहाशा मुश्किलात हैं और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट आती हैं, कि गाड़ी यहाँ बनाई जाए बल्कि इंपोर्ट ना कर ली जाए। यही कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो यहाँ पे गाड़ियाँ बना रही हैं और 30-30 साल से बना रही हैं, वो इस चीज़ पे फोर्स की जा रही हैं कि आप गाड़ियाँ इंपोर्ट करके बेचें। उनके पास ब्रांड नेम है, मार्केट है, वो गाड़ियाँ इंपोर्ट करके बेचना शुरू कर दें और अपने प्लांट्स बंद कर दें। नुकसान होगा पार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को। हमारी जैसी 300 कंपनियों की पापाम एसोसिएशन है,
हमारी साइज़ की कंपनियां और वो कंपनियां जहां एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, जब गाड़ी इंपोर्ट होगी तो पुर्जे किसको बेचेंगे? तो ये बहुत ही अजीब सूरत हाल पैदा कर दी गई है और हर साल इसी तरह की कोई थ्रेट क्रिएट की जाती है जिसकी वजह से इंडस्ट्री को चलना ही मुमकिन नहीं हो रहा। आपका दूसरा सवाल ये था कि पुर्जाजात पाकिस्तान में क्यों नहीं बनते। देखें, इसकी सबसे बड़ी डिज़ास्टर क्रिएट किया 2016 की पॉलिसी ने, जो हुकूमत पाकिस्तान ने ही दी थी और PMLN की ही गवर्नमेंट थी। 2016 में पॉलिसी लाई गई कि जी कंपटीशन आना चाहिए और बहुत सारे इंसेंटिव दे के कुछ न्यू एंट्रेंट्स को इंटेंसिफाई इंसेंटिव दिया गया कि वो पाकिस्तान आए और अपने गाड़ियां बनाएं। वो इंसेंटिव 20% इम्पोर्ट ड्यूटी का था, जिसके तहत बहुत सारी कोरियन और चाइनीज़ कंपनियां आई और वो यहाँ गाड़ियां बना रही हैं। मगर उस पॉलिसी में कहीं ये मेंशन नहीं किया गया कि वो अपने पीरियड के बाद कितनी लोकलाइजेशन करेंगी। उनको ओपन छोड़ दिया गया और जो बाकी कंपनियां, जापानी कंपनियां 30% ड्यूटी पे अपने पार्ट मंगाती थी, वो इनको 10% की गुंजाइश दी गई। तो ह्यूज प्रॉफिट हुए, नए नए मॉडल आए, नई नई गाड़ियां आई। इससे सिर्फ अपर रिच क्लास को फ़ायदा हुआ। जो पाकिस्तान में गाड़ी खरीदने वाली पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन का 0.05% बनता है। पाकिस्तान की 99.9% पॉपुलेशन तो गाड़ी अफोर्ड ही नहीं कर सकती। उनको चाहिए एम्प्लॉयमेंट, चाहिए और जैसा कि आपने जिक्र किया ना कि जब 800 सीसी से छोटी गाड़ी की बात करते हैं, जाहिर है उस पर हम देख रहे हैं कि रेगुलेटरी ड्यूटी भी कम कर दी जाएगी, तो जाहिर है फिर वो बाहर से इंपोर्ट करने को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा और पाकिस्तान की इंडस्ट्री बंद होगी। लेकिन ये लोकली मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स की जब हम बात कर रहे हैं, जो हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, अगर उनको पूरा किया जाता है, आपको ऐसा लगता है, तो फिर ये जो खासतौर पर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, OEMs हैं, वो क्यों प्रेफर नहीं करते इनको? क्या आपको इसकी वजह क्या लगती है कि इसकी वजह यह है कि वो महंगे हैं पार्ट्स या वो स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं कर रहे? देखिए, आपका सवाल थोड़ा वादे नहीं था, मगर जो मैं समझ पाया हूँ मैं उसके हिसाब से जवाब दे रहा हूँ आपको। देखिए, जो गाड़ियाँ पाकिस्तान में बनती हैं 850 सीसी या उससे नीचे, उस पे तकरीबन 60% के करीब पुर्जाजात पाकिस्तान में बनते हैं। उसकी मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू का 60% पाकिस्तान में क्रिएट होता है और 40% के करीब पार्ट्स इंपोर्ट होते हैं। ये एक प्रोसेस है जिसके तहत लोकलाइजेशन होती है। अब जो बहुत ज़्यादा हाई टेक और सेफ्टी पार्ट्स हैं, उनके लिए आपको एक वॉल्यूम चाहिए है कि जो इस पे इन्वेस्टमेंट हो सके। पाकिस्तान की मार्केट के अंदर जो गाड़ियां 2005 में बनती थी, जितनी गाड़ी, या जो गाड़ी 2008 में बनी है पाकिस्तान में, आज उससे कम गाड़ी बन रही है। आपके मुल्क की सूरत हाल, मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन इस कदर ख़राब है कि जहां इंडिया में 10 लाख गाड़ी बनती थी, वो आज 70 लाख पे है। हम वहीं खड़े हैं जो 2008 पे हम खड़े थे, आज उतनी गाड़ी भी हम नहीं बना रहे। तो जब तक वॉल्यूम्स नहीं होंगे, वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में अडॉप्ट करना फीजिबल नहीं हो पा रहा। ठीक है, शहजाद साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। शहजाद साहब, अगर मैं आगे बढ़ते हुए आपसे ये सवाल करूँ कि जो फिर हमारी नेशनल टैरिफ पॉलिसी है, वो फिर हमारी लोकल इंडस्ट्री को किस हद तक नुकसान पहुँचा सकती है या उसके लिए कैसे साबित होगी? नेशनल टैरिफ पॉलिसी हमें नुकसान नहीं पहुंचा रही। ये जितने भी लोकल असेंबलर्स प्लस, बहुत माजरत के साथ, ये दोनों हजरात तो मेरे भाई हैं, बड़े अच्छे, मसूद अली खान मेरे छोटे भाइयों की तरह है, लेकिन हकीकत की बात कर नहीं रहे। देखें, आज 40 साल से तो ये एंजॉय करते रहे इन लोकल असेंबलरों के साथ। क्या आज तक आपने हाई टेक टेक्नोलॉजी 40 साल में आप नहीं ला सके? आज अपने मुल्क के अंदर जो है वो तमाम चीज़ें जो एक पड़ोस मुल्क के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लोकलाइजेशन हो रही है, हम 40 साल में नहीं कर सके। और हम मिसाल दे रहे हैं कि जी जो 2005 में गाड़ियाँ बनती थी, हम वो नहीं बना पा रहे। 2008 में जब गाड़ियाँ थी बना रहे थे, वो नहीं बना पा रहे। हकीकत ये है कि इन लोकल असेंबलरों ने, मेरे पास एक अब्दुल रहमान साहब मेरे भाई हैं, मैं कोई उनको डायरेक्ट हिट नहीं कर रहा, उनका एक अखबार का स्टेटमेंट मेरे पास मौजूद है जिसमें उन्होंने निशानदेही की थी कि लोकल असेंबलर जो है वो हमसे पार्ट्स खरीद नहीं रहे। अच्छा जी, मैंने देखी की तो उन लोकल असेंबलरों ने कहा कि जी हमारा पार्ट्स जो बनाने वाला है उसके पास वो सलाहियत ही नहीं है, मैं इनके पार्ट्स क्या करूं। बहरहाल फिर एक दफा इनकी आपस के अंदर जो है कंप्रोमाइज हो गया, दोस्ती हो गई और वो बात चली गई। मैं इनका दुश्मन नहीं हूँ, मैं खुद चाहता हूँ कि मेड इन पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान, बाद में सारी चीजें। लेकिन देखें, आज 40-42 साल हो गए टोयोटा होंडा सुजुकी को,
हम क्या कर रहे हैं, वही लोकल असेंबलर। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। आज चले, बहुत मेहरबानी अब्दुल रहमान साहब की कि उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया, लेकिन साथ में ये पक्ष लगा दी क्योंकि वॉल्यूम नहीं है। अगर इसका जवाब मैं अब्दुल रहमान साहब से ले लूं, अगर आपकी इसी बात को कंटिन्यू करते हुए अब्दुल रहमान साहब, अगर आप इस पे कहना चाहें कि हम क्यों फिर हाई टेक पार्ट्स अब तक नहीं बना पा रहे हैं? देखिए, मैं आपको वजह पहले बता चुका हूँ। सारे हाईटेक पार्ट दुनिया के किसी मुल्क में भी नहीं बनते। जापान में जो गाड़ी बनती है, कोरिया में जो गाड़ी बनती है, उसमें भी बहुत सारे पार्ट दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट किए जाते हैं। यूएस दुनिया की अब नहीं रही, मगर दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री रही है 50 साल तक कार की। वो भी मल्टीपल पार्ट्स और इवन आप समझे 40 से 50% पार्ट बाहर से इंपोर्ट करते थे, जिसमें सबसे ज़्यादा कनाडा से पार्ट आते थे यूएस में उनकी इंडस्ट्री के लिए। ये शहजाद साहब का इंडस्ट्री से करीब से भी कोई ताल्लुक नहीं है। ये इतने अरसे से गाड़ियाँ इंपोर्ट करके बेच रहे हैं, यूज्ड गाड़ियाँ, एक स्कीम को मिसयूज करके। तो इन्होंने कोई एक पार्ट भी किसी इंपोर्टेड गाड़ी का पाकिस्तान में बनाने की जहमत की कि ये पार्ट गाड़ी मैं बेच रहा हूँ, इसका कोई पार्ट मैं पाकिस्तान में बनाऊँ ताकि मैं एज स्पेयर पार्ट दे सकूँ। इधर तो 60% पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं कि 60% पार्ट पाकिस्तान में बनते हैं और अभी गुंजाइश है तकरीबन 15 से 20% पार्ट पाकिस्तान में बनने की। मगर अगर गवर्नमेंट इसी तरह इन स्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करती रहेगी तो कोई भी कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता। 2016 की पॉलिसी ने डिजास्टर क्रिएट किया। मेरे नज़दीक अब तक 10% मजीद लोकलाइजेशन हो चुकी होती अगर वो पॉलिसी ना आती। मगर जब आप एक पॉलिसी लाएंगे और दूसरे मुल्कों को कहेंगे आके हमारे यहाँ सस्ते पार्ट मंगा के गाड़ी बनाओ और गाड़ी बेचो, और अब की जो बजट आया है और जो ड्यूटियां कम की गई हैं बनी बनाई गाड़ी यानी सीबीयू पे, इसके बाद आप क्या समझ रहे हैं कि कोई इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान में कि जो जब आपके लिए इंपोर्ट की थ्रेट बराबर ला के खड़ी कर दी जाए पाकिस्तान में। पर मैं मशहूद खान साहब आपका भी पॉइंट जान लेता हूं, जब इंपोर्ट की थ्रेट होगी तो फिर किस तरीके से हम लोकली जो बात करते हैं लोकली मैन्युफैक्चर करने की, फिर एक शहजाद साहब ने पॉइंट भी रेस किया कि हाई टेक हम क्यों मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे पार्ट्स। इस पर आपका भी मैं तज्जिया चाहता हूं मशहूद साहब। मैंने भी कुछ इस पर बात करनी है आपसे। जी मैं शहजाद साहब आपकी तरफ आता हूँ। जी मशहूद साहब। कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है तो गेम बनता है। यहाँ पे दो बातें अभी मैंने जो आपने पूछी हैं। पहली बात देखिए, नेशनल टैरिफ पॉलिसी इज अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी जिसका बेसिस पे आज बजट बन रहा है। और मेरा ये मानना है, ये मैंने गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री की मीटिंग में भी बोला है कि सर हम नेशनल टैरिफ पॉलिसी को रिव्यू करें, जो कि ये पॉलिसी हमने गलत इंडस्ट्रीज के साथ बैठ के नहीं बनाई, हमने किसी और सेंस पे ये पॉलिसी बना दी जिसका इम्पैक्ट अब इंडस्ट्रियलाइजेशन पे आ रहा है, लोकल इंडस्ट्रीज पे आ रहा है कि हम 0, 5, 15 और 20 का टैरिफ मेंटेन कर लेंगे 2030 पे। मगर इसमें सिर्फ ऑटो इंडस्ट्रीज नहीं आती। हम बात करते हैं जब इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री में पाकिस्तान की तमाम इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज फेस कर रही है प्रॉब्लम। तो हमें अपनी इस नेशनल टैरिफ पॉलिसी को भी रिव्यू की जरूरत है कि हमने जो ये टैरिफ लाइंस बनाई हैं ये लॉन्ग टर्म हमारी इंडस्ट्रीज को, लोकल इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट करेगी। दूसरी जगह जहां हम बात करते हैं कि हमारी जो लास्ट 2 पॉलिसीज आई हैं 2016 से 21 और 21 से 26 जो जून 2026 में खत्म हुई, इस पॉलिसी में मेरा बार बार ये कहना है कि इस पॉलिसी में हमने कभी लोकलाइजेशन पे इन्फोसाइज किया नहीं। ओईएम्स को हमने पाकिस्तान की मार्केट के लिए तो बुलाया कि आप हमारी मार्केट में आ जाएं। मार्केट साइज वैसे ही छोटा था, तो साइज आज भी छोटा है, वो साइज बढ़ नहीं पाया। और वो डोमेस्टिक मार्केट के लिए आ रहे हैं, ना तो वो यहाँ से एक्सपोर्ट पैदा कर पाए हमारे लिए, कि हम ये समझते हैं कि यार पाकिस्तान से एक्सपोर्ट एनहांस होगी तो व्हीकल एक एक्सपोर्ट होगी तो पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ेगा। ना कोरियंस ना चाइनीज, अगर किसी ने भी की तो 5-10 गाड़ियां एक्सपोर्ट करके गवर्नमेंट को सिर्फ ये दिखाया कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अरे भाई, आप चाइना से आ रहे थे, आपके पास राइट हैंड कंट्रीज पाकिस्तान दुनिया में 54 है, पाकिस्तान को इसको हब बनाते तो इसका एडवांटेज उनको भी मिलता और उसके साथ जो वाबस्ता ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चर पाकिस्तान में है उनको मिलता। अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने, मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि पॉलिसी का एडवांटेज लिया है। कोरियंस और चाइनीज ने पाकिस्तान में ऑलमोस्ट जीरो लोकलाइजेशन किए। तो ऐसी पॉलिसीज में हम किस तरह से एनहांस करेंगे आने वाला जो कल है, जो आप कल की बात कर रहे हैं, उसमें भी मेरा ये मानना है
इसमें जो ठीक है। ट्रेड डेफिसिट है अभी आपका मशहूर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक। पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप प्लीज कहिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी देखें, अब्दुल रहमान साहब ने 2-3 बातें की और मसूद ने भी 1-2 बातें की। बात यह है कि हमें उन तमाम चीज़ों को देखें। आज आप जो आपने उस ज़माने में बोया, आज वो आप काट रहे हैं। आज आपको शदीद तकलीफ हो रही है कि ये चाइनीज़ और कोरियन क्या कर रहे हैं। भाई 40 साल तक आप क्या करते रहे? मैं थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ। दोनों लोगों को इस बात का पता है, 2007 से लेके 2011 तक इन लोगों ने डिलीशन प्रोग्राम को खत्म करा दिया। टोयोटा होंडा सुजुकी के अलावा पाकिस्तान में कोई और नहीं था। वो क्यों खत्म करा दिया? कि यहाँ इनका यही कि जी हमारी जो है ना प्रोडक्शन बढ़ नहीं रही, तो हम क्या करें। तो वो डिलीशन प्रोग्राम खत्म हुआ और फिर इन्होंने ट्रेडिंग शुरू की और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से CKD, SKD, असेंबली ये इंपोर्ट करते रहे और इंजॉय करते रहे। आज अगर इसी लाइन पे अगर ये चाइनीज और कोरियन है, तो आज मेरे दोनों भाइयों को तकलीफ हो रही है। नहीं, आपने जो बोया है वो आज आप काट रहे हैं। तो आज ठीक है, सही है। मशहूर साहब, मैं आपकी देना मांगूंगा, एक तो आप इसका जवाब दे सकते हैं, और सेकंडली क्योंकि एक वक्त की किल्लत भी है, हम कभी भी कस्टमर की तो बात ही नहीं करते। ज़ाहिर है जो बोझ है वो सिर्फ इंडस्ट्री के ऊपर नहीं है, वो कस्टमर के ऊपर भी बहुत बोझ है। वो पहले बेचारा इनकम टैक्स तो देता ही है, फिर वो गाड़ी खरीद कर टैक्स अदा करता है, फिर वो रजिस्ट्रेशन टैक्स देता है, फिर टोकन टैक्स देता है, फिर पेट्रोल डलवाता है तो उस पर भी वो अलग टैक्स दे रहा होता है, लेवी दे रहा होता है। लेकिन इतना टैक्स देने के बाद हमारे मुल्क में एक कस्टमर को गाड़ी मिलती कौन सी है, ये बहुत बड़ा सवाल है, और किस क्वालिटी की मिलती है ये भी एक अहम सवाल है। मशहूद साहब जी देखिए, कंज्यूमर की तो मैं पहले ही हमेशा बात करता हूँ। कंज्यूमर के लिए जो इंडस्ट्रीज में ऑप्शंस थे, पहले हम कहते थे सिर्फ 3 OEMs हैं, आज हमारे पास 15 के करीब OEMs हैं। अगर हम मॉडल्स देखें, ब्रांड्स देखें, तो वैरायटी आपको पास आज आपको नजर आती है। 55-60 डिफरेंट मॉडल्स ऑन रोड पाकिस्तान में मौजूद हैं। अपर क्लास में जाएं तो हाई एलीट क्लास के लिए अलग सेगमेंट बन गया है पाकिस्तान में। हर OEMs की तरफ से आपको अपर क्लास मिलता है। लो सेगमेंट में आप आते हैं या मिडिल सेगमेंट में आते हैं तो अलग ऑप्शंस मौजूद हैं। तो ये ऑप्शंस मौजूद हैं। उन ऑप्शंस को आज हमारे आम आदमी लेने के लिए जो मुश्किलात से गुजार रहा है, वो लास्ट 2.5 साल में आप देखें कि उसकी इनकम, उसकी डिफरेंट एक्सपेंसेस वो कवर नहीं कर पा रहा। तो उसके हिसाब से अभी हमारी जो पॉलिसीज हैं या चीज़ें अगर हम रिव्यू करें, वो एक चैलेंजिंग अपनी जगह मौजूद है। गवर्नमेंट से जो अभी हम बारहा ये बात कहते हैं कि हम कहते हैं कि यार पाकिस्तान का SME ज़की सेक्टर है, मगर अनफॉर्चुनेटली उनके लिए हम कोई फैसिलिटेट नहीं कर रहे। इसीलिए चाहे वो मैन्युफैक्चरर्स हो, SMEs या SME का कंज्यूमर हो, ये दोनों ही फेस कर रहे हैं ये चैलेंजेस। तो हमने देखना है अब्दुल रहमान साहब पर भी यही पॉइंट ले जाना चाहता हूं। अब्दुल रहमान साहब, जब कंज्यूमर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ तक भी हमने देखा है कायमा कमेटियों की तरफ से भी जो उनकी मीटिंग्स हुई, उसमें भी अरकान पार्लियामेंट ने बार बार कहा कि मकामी गाड़ियों की जो क्वालिटी है उस पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया और ये कहा कि इन क्वालिटीज़ को बेहतर होना चाहिए जो पैसे हम अदा कर रहे हैं। और सेकेंडली हमारी NAV जो पॉलिसी है वो कहाँ है, उसका बहुत शोर होता था। देखिए, दो बातें मैं इसमें आपसे कहूँगा। नंबर 1, पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो भी गाड़ियों की कीमतें हैं, उसकी सबसे बड़ी कस्टोडियन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। छोटी गाड़ी पे 38% टैक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लेती है। जो मैन्युफैक्चरर है वो 5 से 7% टैक्स पे काम करता है। हम पार्ट मैन्युफैक्चरर वो भी इसी तरीके के प्रॉफिट पे काम करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किल्लत है। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद थे। अब्दुल रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया, HM मौजूद थे, मशहूद खान साहब मौजूद थे। आप सबका बेहद शुक्रिया। शो का वक्त खत्म होता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।